गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। जो कल हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में बात की और मैंने आपको बोला कि दो तरीके के बिजनेस एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट टाइप ऑफ और नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ। कॉर्पोरेट टाइप ऑफ मींस ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जो बिना रजिस्ट्रेशन के सेटअप नहीं हो सकते, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर देम, राइट। और नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हमने एग्जांपल देखा कॉर्पोरेट टाइप ऑफ का, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी वैसी ही होती हैं, जबकि एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। एचयूएफ सुना है आपने? हिंदू अनडिवाइड फैमिली। So they are the business enterprises which are non-corporate type of। ठीक है। और जब हम कंपनी के बारे में समझ रहे थे तो हमने ये भी समझा कि every body corporate need not to be a company, because once body corporate registered under Companies Act, then only it can be considered as company. Okay, otherwise body corporate means simply a separate legal, right? तो जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बोला कि ये देखिए चार बुलेट आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और फर्स्ट जो हमने डेफिनेशन की बात की थी, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, राइट। और उसके बाद हमने समझा कि जो कंपनी है वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट है इसका मतलब क्या है? सेपरेट लीगल entity, because the person comprising it made into one body by incorporating according to law, right। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इट्स अ केपेबल ऑफ enjoying many of the rights and many of the liabilities of a natural person। और बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी होती है वो इनविजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है, but it exists only eyes of law। It is like a natural person। जैसे हम और आप होते हैं, जैसे हम और आप सारे काम कर सकते हैं, वैसे कंपनी भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्यों कर सकती है, ऑल। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हम कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, राइट। लेकिन कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम आज क्या करेंगे, वो मैंने कल आपको बोला था कि मैंने आपके सिलेबस को 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 16 चैप्टर्स का ब्रीफ एक बार मैं आपको दे देती हूँ, आप भी नोट करेंगे और उसके बाद ना हम हमारा कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 16 चैप्टर्स की बात करूं तो इन्हें 4 हिस्सों में मैंने बांट किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट। 16 चैप्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन, एमओए एंड एओए, और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कन्वर्जेंस, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी बदलती है, कॉल्ड कन्वर्जन। तो पार्ट ए में हम ये 5 चैप्टर्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन, एमओए, एओए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कन्वर्जन।
पार्ट बी में हम कवर करेंगे पार्ट बी में। चैप्टर नंबर 6 हमारा आएगा शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 7 बायबैक एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 8 प्रोस्पेक्टस। 9 डिबेंचर्स। 10th चार्जेस एंड 14th डिपॉजिट्स। पार्ट सी में मैंने लिखा 11th चैप्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 12th मेंबरशिप। 13th ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। चैप्टर नंबर 14 को मैंने पार्ट बी में कवर कर लिया था। एंड 15th एंड 16th आर मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स। This is a bifurcation of all the chapters. This is a CMA Inter कंपनी। CMA इंटर का कंपनी लॉ का कंटेंट है। 16 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया। जैसा कि कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम 9 चैप्टर्स कवर करेंगे जो कि आपके पेपर का 95% मार्क्स कवरेज देते हैं एज पर दी ट्रेंड, मतलब अभी तक जो पेपर्स आए हुए हैं उसके हिसाब से। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? पार्ट ए के 5 चैप्टर, पार्ट बी के 2 चैप्टर एंड पार्ट डी के 2 चैप्टर। यानी वो कौन से? ये जो 9 चैप्टर्स हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द कंपनी। और हमारा पढ़ने का सीक्वेंस भी यही रहेगा। वील कवर first these 9 chapters in the sequence, means in priority, and after that rest of the chapters would be right। जब ये नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे। कर लिया सबने? ओके। जो लोग ऑनलाइन हैं, अनीशा, डन मैम। अनुराग, भाविका, भावना, दनिश, दीपांशु, देवशी, गौरांगी। ओके, राइट। देखिए, अब हम, क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले हम सीक्वेंस में यही कवर करेंगे, तो हमारे पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, है ना। सीएमए इंटर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। ओके। अभी इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
आपको कंपनी का एक ओवरऑल इमेज आपके दिमाग में आ गया कि कंपनी क्या होती है। अभी अगर हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो हमें नहीं समझ में आएगा कि कंपनी क्या होती है। इसीलिए कंपनी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वन बाय वन डिटेल में कहाँ जाएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे तो कंपनी अपने आप डिफाइन हो जाएगी। और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, हमने बात की थी कब क्रिएट होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हेन इट इज क्रिएटेड, यस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जब कंपनी को क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। राइट, ऐसा ही हमने पढ़ा, बिल्कुल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कंपनी एक, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी ये कंपनी की धुरी है। धुरी, धुरी है, समझते हैं, इट्स अ वन पॉइंट जहां पर कंपनी रोटेट करेगी। कंपनी एक्ट में लिखी हर बात का लेना देना किसी ना किसी तरीके से इस कैरेक्टरिस्टिक से होगा, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या सेपरेट लीगल पर्सन है एंड आर्टिफिशियल। और जैसे ही कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, कल मैंने आपको बताया इसका एग्जिस्टेंस को बनाने वालों से और चलाने वालों से अलग हो जाता है। तो इसका एग्जिस्टेंस इसके शेयर होल्डर से अलग होता है। इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उस दिन कंपनी क्या बन गई? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, इसका मतलब कंपनी को क्या मिल गई? एक लीगल पर्सनालिटी, एक लीगल पर्सनालिटी। अगली बात, ये शब्द सुना है आपने, लिमिटेड लाइबिलिटी, सुना है लिमिटेड लाइबिलिटी? देखिए, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि पार्टनरशिप फर्म में करेगा कोई और देगा कोई। एक पार्टनर के द्वारा किए गए नुकसान को दूसरे पार्टनर्स बेयर करते हैं, या पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म में जो भी लॉस हो रहा है उसको क्या होता है, सारे पार्टनर्स आपस में मिलके बेयर करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी में आपकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? हाँ, अप टू द अनपेड अमाउंट, जितना पैसा आपने देने के लिए अग्री किया है, जितना पैसा आपने जितने रुपए का आपने शेयर। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मैं कंपनी को दो तरीके से डिवाइड करती हूँ। एक होता है मेरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी ऐसी कंपनी जिसमें पैसा कहां से जुटाया जाता है? शेयर कैपिटल से। कंपनी शेयर इशू करेगी, हमारे और आपके जैसे लोग शेयर खरीदेंगे और कंपनी को पैसा देंगे। तो जो लोग कंपनी में शेयर खरीदते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। जो लोग शेयर हेल्ड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। यानी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? देखिए, लेकिन यहां तो कुछ और लिखा है, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? मेंबर्स की। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। यानी अब सवाल ये आया कि हम और आप तो सोचते हैं शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन यहां तो लिखा है मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। तो व्हाट इज डिफरेंस शेयर होल्डर्स वर्सेस मेंबर्स? क्या फर्क होता है दोनों में, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में, या कोई फर्क नहीं होता है? सेम होते हैं, अलग होता है? जस्ट अलग होते हैं, क्या फर्क होता है? शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता? मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा
मैंने कहा था कि शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है, कि आपको वोटिंग राइट मिलता है, बट प्रैक्टिकली आप कंपनी के डिसीजन में वोट करने नहीं जाते हो, लेकिन वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, एनीवन एल्स? और इसके अलावा क्या? ओके, यश कहते हैं मेंबर्स आर बीओडी। रिद्धि कहती है ऑल मेंबर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स। अनीशा, मेंबर इज अ पर्सन हु सब्सक्राइब द एमओए। ओके ओके, और व्हाट एल्स? इसके अलावा कोई और वर्जन किसी का? शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क होगा? देखिए, शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क होता है? केवल इतना कि शेयर होल्डर whose name entered in register of members are called, वो शेयर होल्डर्स जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। यानी जैसे ही आप कंपनी के शेयर खरीदते हो आप शेयर होल्डर बन जाते हो। शेयर होल्डर मतलब आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया ना, आपने पैसा देके कंपनी के शेयर खरीदे। लेकिन कंपनी हमारे आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं होती ना, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका हमारे आपके जैसा दिमाग नहीं होता। तो किन किन लोगों ने कंपनी को पैसा कंट्रीब्यूट किया है कंपनी कैसे याद रखेगी? गजनी बन जाए कैसे याद रखेगी कंपनी? कैसे याद रखे? रजिस्टर बनाएगी कंपनी। क्या करेगी? एक रजिस्टर बनाएगी। ठीक है, तो वो जो रजिस्टर बनता है इट इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, और उस रजिस्टर को कहा जाता है दिस इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो इस स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में जिन शेयर होल्डर्स का नाम आ जाता है वही कंपनी के मेंबर्स, और सारे अधिकार सारी लाइबिलिटीज किसकी? मेंबर्स की। एज सच देखें तो शेयर होल्डर और मेंबर तो एक ही हैं, बस फर्क क्या है? अगर शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर एंटर हो गया दे आर कंसीडर्ड एज, यानी वोटिंग राइट किसको मिलेंगे? मेंबर को। अनपेड कॉल किससे मांगी जाएगी? मेंबर से। बोनस शेयर किसको मिलेंगे? मेंबर्स को। डिविडेंड किसको मिलेगा? मेंबर्स को। राइट शेयर्स किसको मिलेंगे? मेंबर्स को। यानी सारे अधिकार सब कुछ किसके पास? मेंबर्स के पास। क्योंकि अब कंपनी गजनी तो बन नहीं सकती ना, तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड रखेगी, और जिन शेयर होल्डर्स का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है वही कंपनी के मेंबर्स। और उन्हीं मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी? लिमिटेड। क्योंकि अनपेड कॉल किससे मांगनी है कैसे याद रखे कंपनी? तो मेंबर्स। नोट करिए, क्या हम नोटिंग्स कर रहे थे वही नोट करिए। शेयर होल्डर्स कॉमा whose name entered in register of members, वो शेयर होल्डर्स जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया क्या कहलाएंगे? मेंबर्स। तो अभी आपसे कोई पूछे कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी में किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी? मेंबर्स की लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। यानी कंपनी ने मान लीजिए 10 रुपए का शेयर इशू किया है और उस पे 1 रुपया क्या है? प्रीमियम। यानी टोटल कितना पैसा देना है? 11। अगर मैंने 5 रुपया दे दिया तो मेरी अनपेड लाइबिलिटी कितनी है? 6। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितना मांग सकती है? 6। कंपनी को 10 करोड़ का लॉस लगे या 100 करोड़ का, हमारी दौड़ कितनी? 6 रुपए तक। बस 6 रुपए से ज्यादा मैं एक सिंगल पैनी भी कंपनी को कंट्रीब्यूट करने के लिए लाइबल। इसीलिए हम कहते हैं कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। लिमिटेड मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। अगर प्रीमियम है बिल करेंगे।
एक बार अगर आपने अपने शेयर्स पे पूरा पैसा दे दिया, उसके बाद, हाँ, उसके बाद जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आपने अगर एक बार अपने शेयर पे 100% कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री किया था, वो दे दिया, नाउ यू डोंट हैव एनी फर्दर लाइबिलिटी टुवर्ड्स, राइट। अच्छा, ये नाम सुना है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? क्या होता है लिमिटेड बाय गारंटी? मेंबर्स, तो गारंटी वाली कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं, भाई हम 1 लाख रुपया पे करेंगे, और उन लोगों से कितना पैसा कंपनी मैक्सिमम मांग सकती है, गारंटी गिवन। अब जैसे शेयर होल्डर वाली कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, गारंटी वाली कंपनी में कौन होगा? शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? गारंटी देने वाले लोग, इनको क्या कहें? गारंटर्स, यश कहते हैं गारंटर्स। और कुछ? दे आर कॉल्ड इंटरेस्ट होल्डर्स। इंटरेस्ट होल्डर्स मतलब वो लोन और इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट नहीं, हित इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होल्डर्स। यानी गारंटी वाली, जैसे शेयर कैपिटल वाली कंपनी में आप शेयर होल्ड करते हो, गारंटी वाली कंपनी में आप इंटरेस्ट होल्ड करते हो। वहां रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा जाता है? शेयर होल्डर्स का। और यहाँ रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंटरेस्ट होल्डर्स। ठीक है, तो लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और सामने एरो डाल के लिखिए इंटरेस्ट होल्डर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन होते हैं? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन। और एक खास बात, ये गारंटी का पैसा कंपनी कब मांग सकती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यानी जब शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है तो आपने 12th में पढ़ा होगा अलॉटमेंट अमाउंट, एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। लेकिन गारंटी में ऐसा कुछ नहीं होता, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। के पहले खाओ पियो पचाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा कंपनी नहीं मांगने वाली है, राइट। एक बार पढ़ लीजिए इस पूरे लिमिटेड मैम डायग्राम। रिजर्व कैपिटल, यस दनेश? मैम रिजर्व कैपिटल। नहीं, इट्स नॉट अ रिजर्व कैपिटल, क्योंकि रिजर्व कैपिटल का कंसेप्ट अलग होता है बेटा। रिजर्व कैपिटल में तो क्या होता है, कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एक अमाउंट को सेट असाइड कर देती है, जिसको वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगा जाता है। तो रिजर्व कैपिटल नहीं होती ना, रिजर्व कैपिटल अलग चीज होती है। इट इज नॉट रिजर्व कैपिटल, इट इज लाइक शेयर कैपिटल वाली कंपनी में आप शेयर खरीद के कंट्रीब्यूट करते हो, और गारंटी वाली कंपनी में आप गारंटी देकर कंट्रीब्यूट, है ना, वादा कर रहे हो कि देंगे बाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा आपको। कोई और डाउट? अच्छा, एमओए स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ, क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। यश, जैसे ही आप शेयर खरीदते हो, यश ने पूछा कि प्लीज चैट नहीं टाइप किया कीजिए, मैंने आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट किया। आप बोल के पूछिए यश, क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलिए। मैम जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं वो आरओएम में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? जैसे ही आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा शेयर सर्टिफिकेट।
कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है, सुना है ऐसा? यस मैम। वो आपकी ओनरशिप का प्रूफ होता है, प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि आप शेयर्स के ओनर हो, राइट? तो जैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो और आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, कंपनी की ड्यूटी है आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर ले। ओके तो मैम। सिंपल प्रोसीजर है, कोई ऐसा खास नहीं। अगली बात, कॉमन सील। कॉमन सील नाउ, अब कंपनी है, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, राइट? तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, 8th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कॉमन सील से पहले। क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है ना। तो क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इसीलिए कंपनी के पास क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे करेगी? कंपनी, राइट? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने एक रेंट अग्रीमेंट किया सर शर्मा से। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने एक रेंट एग्रीमेंट किया मिस्टर शर्मा से, और ये जो डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या है? लैंडलॉर्ड, और शर्मा जी हो गए हमारे टेनेंट। उल्टा करते, प्राइवेट लिमिटेड हो गई टेनेंट, शर्मा जी हो गए। अब डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं बबलू, और इनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी लिखा हुआ है, और कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, डी एन, कंपनी के 2 डायरेक्टर। अभी शर्मा जी का किराया अगर डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने पे, ठीक है, पहली बात, जब रेंट एग्रीमेंट हुआ होगा तो किसके नाम पे? हु इज किराएदार, हु इज टेनेंट? कंपनी, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब अगर कंपनी ने किराया नहीं दिया तो शर्मा जी क्या करें? हाँ बिल्कुल, क्या करें बताओ, क्या कहता है आपका दिल? बबलू को बोले कि तुम शेयर होल्डर तो हो ही, कंपनी को पैसे देने, कंपनी मेरे को किराया देगी, तुम तो डायरेक्टली मुझे दे दो। क्योंकि बबलू इज नोवेयर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स मिस्टर शर्मा। बबलू कहीं भी मिस्टर शर्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बबलू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बबलू तो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो फिर इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कंपनी के नाम पे किए गए कॉन्ट्रैक्ट को किसी और से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, ना तो शेयर होल्डर से, ना डायरेक्टर से। यानी अगर कंपनी ने रेंट पे नहीं किया तो शर्मा जी आप क्या कर सकते हो? कोर्ट केस, और किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे, क्योंकि शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी। और मतलब ना तो शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, ना ही शेयर होल्डर को स्यू किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? जैसे जब आप पास हो जाते हो और आप गणेश जी के पास लड्डू का भोग लेके जाते हो, तो खाता कौन है? पुजारी जी खाते हैं, ठीक है? लेकिन आप ये कह सकते हो कि पुजारी जी को सारे लड्डू तुमने खा लिए, इसलिए मेरा रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान है कंपनी, क्यों कर रही है? कंपनी कर रही है। आपने लड्डू लेके गए तो फिर किसने खाए? कंपनी ने। ऐसा ही आपको
तो ये पढ़ लीजिए, 8th नंबर का पॉइंट पढ़िए। पढ़ लिया? कोई डाउट? अब क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, इसीलिए 5th पॉइंट पढ़ेंगे। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी शक्तिमान है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है और कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। लड़ाई आर पार की है, शर्मा जी और टीसीसी के बीच में। कोई भी किसी पे केस कर सकता है, बाकी और किसी का लेना देना, राइट। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज कॉमन सील। अब देखिए, अभी आपने और हमने समझा कि कंपनी क्या कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर। अब क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा फाउंडेशन में। ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होगा, अग्रीमेंट होगा, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पे एक पार्टी की सहमति हो या दोनों की, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों सेम सेंस में सेम थिंग पे एग्री करें, ऐसा ही पढ़ा। तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे? साइन। अब कंपनी तो हमारे आपके जैसे इंटेलिजेंट तो है नहीं ना, जो बोल के गाना सुना दे। नहीं, कंपनी को अपनी बात कहने के लिए क्या करने हैं? साइन। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करे? साइन। लेकिन कंपनी कांट साइन। रीजन? कंपनी का कोई फिजिकल शेप तो है नहीं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी इस साइन करने की जगह क्या लगाती है? हाँ, अफिक्सेशन ऑफ कॉमन। जहां जहां कंपनी को साइन करने होते हैं, वहां वहां कंपनी क्या अफिक्स कर देती है? कॉमन सील। कॉमन सील लगी, इसका मतलब क्या? कंपनी ने साइन किए। तो कॉमन सील क्या हो गई? इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ, ये बात मानते हैं सर? इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। और होता क्या है, ऐसी एक राउंड सील होती है और इधर 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 कंपनी का नाम एनग्रेव खुदा हुआ होता है। अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया और बोला कि अगर, बिकॉज ये कॉमन सील बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कॉमन सील लगते ही कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो कॉमन सील को बाकायदा कंपनी के सीएस की कस्टडी के लॉक एंड की में रखा जाता है, बहुत संभाल के रखा जाता है। तो एक अमेंडमेंट आया कि कॉमन सील को रखना अब कंपनी के लिए क्या है? ऑप्शनल। ने कॉमन सील लगाना ऑप्शनल नहीं बोला, मैंने बोला कॉमन सील को रखना। यानी अगर आपके पास कॉमन, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूं, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी क्या करे? कॉमन सील लगा दे। और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, कंपनी ने बोला ये कौन झंझट करेगा, हमको तो कॉमन सील रखनी। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, तो फिर उन डॉक्यूमेंट्स को कौन साइन करे? एक सीएस और एक तब, या तो क्या करे? कॉमन सील लगा दे। अगर कॉमन सील नहीं है, तो कॉमन सील की बराबरी कौन करेगा? एक सीएस और एक डायरेक्टर का साइन। पर मान लो कंपनी में सीएस नहीं है, तो फिर दो डायरेक्टर्स। बात समझ में आई? ठीक है, यानी हमने क्या बोला? नाउ हैविंग कॉमन सील इज ऑप्शनल। हैविंग वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन सील रखना ऑप्शनल है, यानी इसका मतलब क्या? अफिक्स
कॉमन सील इफ एनी, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, और या फिर क्या करो, वन डायरेक्टर या ठीक, आ गई बात समझ में, या तो एक सीएस और एक डायरेक्टर साइन कर दे या दो डायरेक्टर साइन कर दे, बस इतनी सी बात, बहुत आसान। तो देखिए क्या लिखा है, द कॉमन सील इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर अफिक्सिंग इन द डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे कॉमन सील अफिक्स की जाती है। सिंस इट इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड आज जब आप आ रहे थे तो बारिश नहीं थी, सुबह 8 बजे से आई थिंक थोड़ी बारिश हो रही। कहाँ से आते हैं आप लोग जयपुर में? टोंक फाटक से, हमारे घर की तरफ राजा पार्क पास में, स्कीम में ही हो, ऐसे घूमते फिरते हैं तो हाँ, ये सबसे बढ़िया है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि सिंस इट इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन इट्स ओन डॉक्यूमेंट, आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद के डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकती। नाउ द कॉमन सील इज मेड एट द ऑप्शन ऑफ द, रखना है तो रखे, नहीं तो फिर क्या होगा, नाउ द यूज ऑफ द कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल, ऑल सच डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड अफिक्सिंग द कॉमन सील, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील जरूरी थी, मे नाउ इंस्टीड बी साइन बाय या तो दो डायरेक्टर या फिर वन डायरेक्टर एंड वन, ठीक, कोई बुराई भी नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। तो यहां इस कॉमन सील वाले पॉइंट में कोई डाउट? अब एक बात बताइए कि क्योंकि कंपनी का हमारे आपके जैसे हैप्पी बर्थडे नहीं आता, जब कंपनी की कोई बर्थ एनिवर्सरी नहीं होती तो क्या कोई डेथ एनिवर्सरी हो सकती है? नहीं, तब डेथ एनिवर्सरी यानी, है ना, कंपनी का सक्सेशन कैसा होता है, परपेचुअल, वो एलआईसी वाला जैसा, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कंपनी कब एंड होगी ये तो केवल भगवान जानता है, हम और आप नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं कि कंपनी का जो सक्सेशन होता है वो कैसा होता है, परपेचुअल। अ कंपनी नेवर डाइज, कंपनी कभी मरती, कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, लेकिन कंपनी को क्रिएट किसने किया था, लॉ ने, तो कंपनी को एंड भी कौन कर सकता है, लॉ। तो बोलते हैं कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, बट कंपनी में एंड, कंपनी का अंत कैसे हो सकता है, या तो वाइंडिंग अप बाय लॉ, कानून के द्वारा कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, कंपनी को वाइंड ऑफ कर दिया जाए, और एनी इवेंट एज पर MOA, ठीक है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी कोई घटना घटित हो जाए, बोले ये वाला प्रोजेक्ट बन करने के लिए कंपनी खड़ी हुई है, तो प्रोजेक्ट खत्म, कंपनी भी खत्म, ये ऐसा आप भी बना लीजिए, कंपनी में एंड। वाइंडिंग अप बाय लॉ, और एनी इवेंट एज पर MOA।
कोई डाउट? तो क्या लिखा? मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, लेकिन कंपनी तो चलती रहेगी। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, कंपनी के मीटिंग में बम ब्लास्ट हो जाए और सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए तो भी कंपनी की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार 6th परपेचुअल सक्सेशन को रीड कर लीजिए। कोई जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनमें से किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। मैम हाँ जी, बोलो यश। मैम अगर कंपनी काफी टाइम से लॉसेस में है तो वो क्या बंद हो सकती है? कंपनी बहुत टाइम से लॉसेस में है तो एज सच तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, तो कंपनी एज सच तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी का कानून के द्वारा वाइंडिंग अप करवाया जा सकता है। इफ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट तो लॉ के द्वारा उसका वाइंडिंग अप हो सकता है, बट ये कोई रीजन नहीं होता क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है तो बंद हो जाएगी। फिर भी उसका लॉ के द्वारा वाइंडिंग अप करवाना पड़ता है बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर्स और कंप्लायंस। मैम जैसे कितनी सारी टेलीकॉम पहले कंपनी थी वो अब सब हाँ बंद हो चुकी है। हाँ, तो उनका प्रॉपर लॉ के द्वारा वाइंडिंग अप होता है। हाँ हाँ, वो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, फिर डिसीजन लेते हैं, एनसीएलटी के पास केस जाता है, आरओसी के पास जाता है, तब कंपनी बंद होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि 3 साल से लॉस है तो चलो अब 31 दिसंबर को लॉक कर लेते हैं, कहीं जाएंगे ना कोई हमारे यहाँ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई डाउट यश? नो मैम। चलिए आज के लिए इतना ही।